मेरा देवर अंधा था। सास ससुर ना होने की वजह से मेरे पति अक्सर मुझे कहा करते थे कि तुम्हें मेरे भाई की अच्छे से देखभाल करनी है। मेरे पति के मुकाबले मेरा देवर काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था। उसकी उम्र लगभग 17 साल थी। मैं अपनी जवानी के उम्र में थी। पति ज़्यादातर काम में बिजी रहता तो मुझे अकेले ही देवर की देखभाल करनी पड़ती। मैं अक्सर देवर के कमरे में जाती तो उसे बहाने से छूने की कोशिश किया करती थी। देवर अंधा था, इसी वजह से मैं उसका फ़ायदा भी बहुत उठाया करती थी। एक रात पति घर में नहीं था और मेरा वह सब करने का मन हो रहा था। इसी वजह से मैं चुपचाप देवर को खाने में एक ऐसी दवा मिलाकर दे दी जिसे खाते ही उसके जज्बात उठने लगे थे। जब वह बिस्तर पर लेटा तो उसके जज्बात पूरे उठ चुके थे। मेरा अपने जज्बातों पर काबू पाना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा था। मैंने तुरंत उसी के सामने एक सुंदर सी नाइटी पहनी और जैसे ही लाइट बंद कर दी और उसके पास गई तो वह उछलकर उल्टा मेरे पास आ गया, जिसे देखकर मैं पूरी हैरान रह गई थी। फिर वह मुझे कहने लगा कि भाभी, आज तो आप किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही हो। यह सुनते ही मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट सी आ गई थी। मैं इसके आगे उससे कुछ सवाल करती, बल्कि उसने तो उल्टा ही लिफाफा निकालकर वह सब करना शुरू कर दिया। मैं भी उसे रोक ना पाई थी क्योंकि मेरे अंदर भी जन्मों की प्यास थी। लेकिन मेरा 17 साल का देवर ऐसे ऐसे तरीकों से मुझ पर प्यार लुटा रहा था जो आज तक मेरे पति ने भी ना किया होगा। अगर आप वह तरीका सुनेंगे तो आपके भी जो जज्बात है वो उठने लगेंगे और आपका मन भी पूरा बेचैन होने लगेगा, क्योंकि मेरे देवर ने उल्टा करके मेरे साथ कभी कभी हालात हमें ऐसे मोड़ पर ले आते हैं जहां पर ना चाहते हुए भी हम गलत राह पर चल पड़ते हैं और फिर हमारे हालात हमें इस तरह बेबस कर देते हैं कि हमारी ज़िंदगी में फिर कोई दूसरा रास्ता भी नहीं निकलता। हम कितना भी चाहें अपने आप को बचाने की कोशिश करें, लेकिन वक्त के साथ साथ मुसीबत और परेशानियां बढ़ने ही लगती है। उसी प्रकार मेरी ये कहानी इन सब से जुड़ी हुई है। मेरा नाम नंदनी है। मेरी उम्र 18 साल है। मेरे घर में मेरे माता पिता और मेरी एक छोटी बहन रहती थी। मैं जिस गांव में रहती वहां लड़कियों को पढ़ना सख्त मना था, लेकिन माँ बाप ने मुझे आगे पढ़ने की परमिशन दी थी। मेरे माँ बाप मेरी हर ज़रूरत को पूरा किया करते थे। इसी वजह से मैं माँ बाप का कहना भी बहुत मानती थी। मुझे वह जैसा कहते मैं भी वैसा ही करती थी। गांव का माहौल ऐसा था कि लड़कियों को वक्त से पहले ही शादी हो जाती। गांव में ज़्यादा तो ज़्यादा लड़कों को अहमियत दी जाती थी। जब मेरे मम्मी पापा ने मुझे पढ़ने के लिए स्कूल में डाला तो गांव के अक्सर लोग मेरे माँ बाप को कहा करते कि लड़की को तो पढ़ाकर क्या करना है, एक ना एक दिन उसने दूसरे घर चले जाना है। लेकिन मेरे माँ बाप उनसे ज़्यादा बहस नहीं किया करते थे, क्योंकि वे लोग अंदर ही अंदर हमसे जलते थे। और यह तो आज की तारीख में भी ऐसा ही होता है कि कोई भी किसी की औलाद को आगे बढ़ता हुआ देख खुश नहीं होता। इसी तरह हमारे गांव में भी ऐसा ही हो रहा था। गांव के लोग अक्सर मेरे मम्मी पापा को भड़काया करते थे। एक दिन तो मम्मी गुस्से से कहने लगी कि हमें इसके आगे बेटी की पढ़ाई अब और नहीं करानी चाहिए। लेकिन तब मैंने पापा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा था कि मुझे 10th की पढ़ाई करने दे, उसके बाद अब जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। पापा ने यह मेरी बात सुनकर माँ को समझाने की कोशिश की और फिर कहने लगे कि जब तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तो हम तुम्हारी शादी जल्द ही कर देंगे, क्योंकि अब हम और गांव वालों के ताने नहीं सुन सकते। मेरी सहेली अक्सर मुझे कहा करती थी कि तेरे माँ बाप बहुत ही अच्छे हैं जो तेरी खुशी के लिए तुझे आगे की पढ़ाई करवा रहे हैं, और एक हमारे घर के हैं कि वक्त से पहले बेटियों को बोझ समझकर घर से विदा कर देते हैं। मैं मन ही मन अपने माँ बाप का बड़ा ही गर्व किया करती थी। मैं पढ़ाई मन लगाकर करने लगी और धीरे धीरे मैंने अपनी 10वीं की कक्षा भी पास कर ली। मैं पूरे गांव में पहला नंबर हासिल की थी। जब मैंने ये बात अपने पापा को सुनाई तो वह यह खबर सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे। फिर हमने अपने आस पड़ोस में मिठाई बांटी थी। तभी हमारे आस पड़ोस के लोगों में से एक आंटी मेरी माँ को कहने लगी, अब तो लड़की की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, तो क्या तू अब अपनी बेटी की शादी नहीं करेगी? ये सुनते ही माँ कहने लगी कि नहीं नहीं, अब हम इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ रहे हैं। अगर आपकी नज़र में हो तो हमें ज़रूर बताइएगा।
जब माँ वापस घर आई तो उसने ये खबर मुझे बताई और फिर मुझे कहने लगी कि तेरी बात के मुताबिक हम तेरी शादी करेंगे। यह सुनते ही मेरे चेहरे पर एक उदासी सी छा गई थी, लेकिन अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि मैंने ही अपने मम्मी पापा को खुद जुबान दे रखी थी कि अब मैं मम्मी के साथ घर के कामकाजों में हाथ बटाने लगी थी। एक दिन मैं बर्तन धो रही थी कि तभी हमारे पड़ोस की आंटी हमारे घर में आई और मेरी माँ को कहने लगी कि हमने नंदनी के लिए एक लड़का ढूंढा है, अगर आप चाहे तो हम रिश्ते की बात आगे बढ़ाते हैं। जब मम्मी ने पूछा कि लड़का क्या करता है तो आंटी कहने लगी कि लड़का शहर में नौकरी करता है और उसके सास ससुर भी नहीं है, एक छोटा भाई है जो कि अंधा है। ये सुनते ही मैं थोड़ी चुप हो गई। फिर वह आंटी कहने लगी कि उसके लड़के की सारी जिम्मेदारी उसका बड़ा भाई ही निभाता है, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह लड़का काफ़ी अच्छा है। आंटी की बातों में आकर माँ ने लड़के वालों को दूसरे दिन घर पर बुला लिया। लड़के की तरफ से उसका छोटा भाई और आंटी ही थे। फिर माँ बाप ने लड़के से उसके कामकाज के बारे में पूछने लगे। उस लड़के का नाम विवेक था। वह कहने लगा कि मैं एक छोटी सी कंपनी में काम करता हूँ जहाँ मेरी सैलरी 30,000 है। मेरे माता पिता नहीं है, उनकी बहुत पहले ही मौत हो चुकी है। मेरे साथ सिर्फ मेरा छोटा भाई रहता है जो कि अंधा है। मुझे आपकी लड़की बहुत ही पसंद है। अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप हमें जल्द से जल्द बता दीजिए क्योंकि मैं जल्द ही शादी करना चाहता हूँ। फिर दोनों परिवारों ने आपस में मिलकर फैसला कर लिया कि शादी 1 हफ्ते के बाद कर दी जाएगी। शादी से पहले ही मेरी सहेलियों ने मुझे वह सब बातों के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया था, जिसे सुनकर मेरे जज्बात जो थे वह उठने लगे थे। मेरा भी मन अब अंदर से मचलने लगा था। फिर बड़ी ही सादगी के साथ मेरी शादी करके मैं अपने ससुराल विदा हो गई। ससुराल में मेरा किसी ने स्वागत नहीं किया था क्योंकि मेरे सास ससुर नहीं थे, लेकिन फिर भी मेरे पति ने खुद मेरा घर प्रवेश करवाया था, जिसे देखकर मैं अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मेरा पति मेरा हाथ थाम कर मुझे अपने कमरे में ले गए। विवेक का हाथ पकड़ते ही मेरे तन बदन में एक आग सी लगने लगी थी। कमरे में जाते ही जैसे ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई तो मेरे माथे से पसीने छूटने लगे थे। जब विवेक ने कमरे का दरवाज़ा धीरे से बंद किया तो मेरे दिल की धड़कनें ज़ोरों से बढ़ने लगी थी। पूरे कमरे में मेरी धड़कनों की आहट आ रही थी। फिर विवेक बड़े ही प्यार से मेरे नज़दीक आकर खड़े हो गए और फिर मुझे कहने लगे कि तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, तुम इसे अपना ही घर समझो और अब से तुम इस घर की मालकिन हो और तुम्हें ही इस घर को आगे से संभालना है। विवेक ने बड़े प्यार से मेरे जेवर उतारने लगे और फिर लाइट बंद करते ही मुझ पर खूब प्यार लुटाने लगे, जिसे देखकर मैं बड़ी ही खुश थी। विवेक ने सुहागरात की रात मुझे एक अंगूठी पहनाई थी, लेकिन बाद में मुझे एक बात बड़ी ही अलग सी खटक रही थी। जब हम लोग एक दूसरे के साथ प्यार कर रहे थे तभी उनका छोटा भाई सुनील कमरे के बाहर आकर दरवाज़ा खटखटाने लगा, जिसे देखकर हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए। जब मेरे पति विवेक ने दरवाज़ा खोला तो अपने भाई को देखकर वह चिंतित होने लगे। वह पूछने लगे, सुनील क्या हुआ, कुछ परेशानी तो नहीं? सुनील कहने लगा, भाई मुझे प्यास लग रही थी, मैं तभी कैसे तैसे चलता हुआ आपके कमरे में आ गया। ये सुनते ही विवेक ने तुरंत अपने कमरे से पानी का गिलास अपने भाई को दिया और फिर उसे खुद अपने कमरे में छोड़कर आए। विवेक अपने भाई को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं, ये देखकर मुझे अंदाज़ा हो ही गया था और वह अपने भाई से बेइंतहा मोहब्बत भी करते हैं। जब विवेक बाद में कमरे में दाखिल हुए तो वह मुझे कहने लगे कि मुझे माफ़ कर देना, मेरा छोटा भाई देख नहीं सकता, इसलिए मुझे उसकी चिंता रहती है और अब तुम्हें ही मेरे भाई की देखभाल भी करनी है। मेरा भाई बहुत ही भोला सा है, इसलिए तुम भी इसे अपना समझ कर ही इसकी देखभाल करना, उसमें कभी भी फ़र्क मत देखना क्योंकि मेरा इसके अलावा कोई भी नहीं है। विवेक की बात सुनकर मैं उसका हाथ थामते हुए कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मेरा भी तो वह देवर है, मैं उसका बखूबी ध्यान रखूंगी। यह कहते हुए फिर से हम दोनों एक दूसरे पर प्यार लुटाने लगे। इस बार भी मैंने भी अपनी तरफ से पूरे जोश के साथ वह सब किया। कच्ची उम्र के साथ साथ मेरे अंदर में जोश भी काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ था और दूसरी तरफ विवेक के अंदर में भी। हम दोनों की गर्माहट पूरे कमरे में फैली हुई थी। आज की रात बड़ी ही दर्द और प्यार भरी थी।
दूसरे दिन मैं घर की देखभाल करनी शुरू कर दी क्योंकि मेरे सास ससुर नहीं थे और घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मेरे पति आज से काम पर जाने वाले थे क्योंकि वह कह रहे थे कि उन्हें एक अर्जेंट ऑफिस का काम है। इसी वजह से वह छुट्टी नहीं कर सकते और उन्हें जाना ही पड़ेगा। जाते हुए वो मुझे कहने लगे कि तुम सुनील का अच्छे से ध्यान रखना, अब मैं तुम पर अपने भाई की जिम्मेदारी छोड़कर जा रहा हूँ। यह सुनते ही मैंने उन्हें पूरा विश्वास दिलाया कि आप बेफिक्र रहें। विवेक के जाते ही मैं घर की सफाई शुरू कर दी। नाश्ता लेकर जब मैं देवर के कमरे में चली गई तो देवर के कमरे में जाते ही मैंने देखा कि सुनील बिस्तर पर बैठकर बड़ी ही अजीब नज़रों से दरवाजे की तरफ देख रहा था। वह मुझे ही देख रहा था। मैंने तुरंत अंदर जाते ही सुनील के पास नाश्ता रख दिया और फिर अपने हाथों से उसे नाश्ता खिलाने लगी। नाश्ता खिलाते हुए सुनील मेरे हाथों को पकड़ने लगा था और फिर मुझे कहने लगा कि आज पहली बार भाई के अलावा किसी और के हाथों से मैं नाश्ता कर रहा हूँ। लेकिन मैंने यह ध्यान नहीं दिया कि सुनील मेरे हाथों को छोड़ ही नहीं रहा था। फिर मैंने बड़ी ही मुश्किल से अपने हाथों को छुड़ाया, सुनील को नाश्ता करवाया और उसके बाद मैं उसके कमरे की सफाई करने लगी थी। घर काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ पड़ा था। यह तो अंदाज़ा लगाया ही जा सकता है कि घर की सफाई बहुत दिनों से पूरे अच्छे तरीके से नहीं हुई। विवेक भी आखिर कब तक घर और ऑफिस एक साथ संभालते रहेंगे? आखिर एक मर्द इतना सारा काम कैसे करेगा? मैंने सूट पहना हुआ था। मैंने सोचा कि देवर तो देख नहीं सकता, इसी वजह से मैंने अपना दुपट्टा उतार कर बिस्तर पर रख दिया और फिर कमरे की अच्छे से सफाई करने लगी। कमरे की सफाई करते करते दौरान मैंने ध्यान दिया कि देवर फिर से मुझे बड़ी ही अजीब नज़रों से देख रहा था। मुझे कुछ अलग सा एहसास होने लगा था, लेकिन मैं फिर से गलतफहमी समझकर टाल दिया क्योंकि वह तो बेचारा देख ही नहीं सकता था। दिन भर की सफाई करके मैं पूरा थक चुकी थी। रात को जब विवेक आए तो रात का डिनर करके हम लोग सोने के लिए चले गए। आज मेरी शादी की दूसरी रात थी। विवेक मेरे हाथों को देखकर मुझे देखकर कहने लगे कि तुम मुझे माफ़ कर दो, तुम नई नई दुल्हन हो और तुम आते ही तुम्हें घर की साफ सफाई करनी पड़ रही है। फिर विवेक कहने लगे, अगर आज माँ बाप जिंदा होते तो वह तुम्हें यह सब बिल्कुल भी करने ना देते। यह सब कहते हुए विवेक की आंखों से फिर से आंसू आने लगे थे। मैं विवेक को समझाते हुए कहा कि आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करें, यह तो मेरा फ़र्ज़ है और आज नहीं तो कल मुझे घर की जिम्मेदारी संभालनी ही थी। फिर मैं उनके आंसू पोंछते हुए उन पर खूब प्यार लुटाने लगी थी। फिर हम दोनों ने फिर से आज खूब जमकर एक दूसरे पर प्यार लुटाया था। फिर इसी तरह मेरी शादी को पूरा एक हफ्ता भी बीत चुका था। मैं अब घर की पूरी जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लेती थी। मैंने अपने देवर का भी बखूबी ध्यान रखती थी। जब भी मेरे पति मुझे देवर की देखभाल करते हुए देखते तो वह मुझे यही कहा करते, तुमने तो सुनील का बहुत ही बेहतर तरीके से ध्यान रखा हुआ है और मैं यही उम्मीद भी करता हूँ कि आगे से भी तुम उसी तरह उसका ध्यान भी रखा करोगी। इसी तरह मैं रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा बिजी रहा करती थी। लेकिन एक बात मुझे बड़ी ही ज़्यादा खटकती थी। मैं जब भी देवर को खाना खिलाती तब वह बहाने से मेरे हाथों को पकड़ लेता और बैठ जाता। फिर वह सहलाने भी लगता। उसका ही अंदाज़ा मुझे कुछ अलग सा लगने लगा था। मैं जब भी ये बात अपने पति को कहा करती तो वह मुझे यही कहा करते, तुम ज़्यादा सोचा मत करा करो, वह अभी छोटा बच्चा है, कितने सालों के बाद उसे भाभी का प्यार मिल रहा है। माँ बाप ना होने की वजह से अक्सर मैं ही उसकी देखभाल किया करता था। इसी वजह से इस बातों को तुम नज़रअंदाज कर दो। मुझे भी लगा शायद मेरी ही गलतफहमी है, मुझे ज़्यादा इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, नहीं तो मेरे रिश्ते के बीच दरार भी आ सकती है। माँ बाप से मुझे फ़ोन पर मेरा हालचाल पूछा करते थे। मैं भी उन्हें बताया करती थी कि मैं विवेक के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। फिर एक दिन माँ मुझे कहने लगी कि देखा, हमने जो तेरे लिए फ़ैसला लिया था वह कितना बेहतर है। गांव के लोग अब बहुत ही ज़्यादा खुश हैं तेरा देखकर। अब गांव के लोग भी अपनी लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। यह कहते ही लड़की अगर थोड़ा पढ़ लिख जाएगी उसकी शादी अच्छे घर में हो जाएगी। यहाँ जितनी भी लड़कियों की पहले शादी हुई है सब की सब गरीब घरों में विदा हुई हैं, या तो फिर उनके पति अनपढ़ हैं।
तेरा पति पढ़ा लिखा है और गांव में तेरी खूब तारीफ भी की जाती है। यह सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। इसी तरह मैं अपनी ज़िंदगी अपने परिवार के साथ बिता रही थी। एक दिन घर का काम काज करके मैं अपने कमरे में नहाने के लिए चली गई। नहाने के वक्त मुझे याद आया कि मैं अपने कपड़े बाहर ही भूल चुकी हूँ। इसी वजह से जब मैं टॉवल लपेटकर बाहर निकली तो सामने सोफे पर मैंने देवर को पाया, जिसे देखकर मुझे थोड़ी शर्म सी आने लगी थी। देवर ने मुझे बड़ी ही अजीब नज़रों से देख रहा था। आज मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अंधा नहीं है और अच्छे से वह मुझे देख भी पा रहा है। मैं भी चुपचाप कपड़े लिए और वापस पहन कर आ गई और फिर देवर से कहने लगी कि देवर जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो वह मुझे कहने लगा, भाभी जी, मुझे भूख लग रही थी, इसी वजह से मैं धीरे धीरे भाई के कमरे तक आ पहुंचा। लेकिन आप कहाँ थी? देवर की बात से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उसको बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं नहाने के लिए गई हुई थी। मैं उससे फिर कहने लगी कि मैं तो किचन में ही थी। मैं ये सुनते ही वह कहने लगा कि ठीक है भाभी। मैंने एक गहरी लंबी सांस ली। अगर आज देवर मेरा मुझे उस हाल में देख लेता तो कितनी बड़ी शर्म की बात होती। फिर मैं किचन में जाकर देवर के लिए खाना ला कर दिया और फिर खुद ही उसे अपने हाथों से खिलाने भी लगी थी। बाकी दिन की तरह देवर ने आज फिर से मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और फिर मुझे घूर घूर कर देखने लगा। देवर की नज़र अब मुझे अलग सी लग रही थी। अब दिन रात मैं परेशान भी हो रही थी। जब भी मैं अपने रूम में नहाने के लिए जाती तो देवर पीछे पीछे आ जाता और फिर कभी कहता कि मुझे यह चाहिए भाभी, तो कभी कुछ चाहिए। इन सब से अब मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। मैंने एक रात अपने पति से भी इस बारे में बात की थी तो वह उल्टा ही मुझ पर गुस्सा भी होने लगे। वह मुझे कहने लगे कि वह भी बच्चा है और अगर तुम बार बार यही बात करती रहोगी तो हमारा झगड़ा भी हो जाएगा। मेरा भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही मासूम है। माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसने अपनी आंखों को भी खो दिया है। मेरा पति कहने लगे कि एक रात मम्मी पापा और भाई किसी की शादी से वापस आ रहे थे और तभी रास्ते में मम्मी पापा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उन दोनों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। लेकिन उस वक्त भाई जख्मी हो गया था और तब डॉक्टर ने बताया कि सुनील अब देख नहीं सकता। मैंने अपने भाई की देखभाल बड़ी ही मुश्किल से की है। अगर तुमने अगली बार मेरे भाई के बारे में कुछ भी गलत कहा तो मुझसे बुरा भी कोई भी नहीं होगा। आज पहली बार विवेक ने मुझे डांटा था। विवेक की नाराज़गी देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ भी हो रही थी। मैंने भी अब सोच ही लिया था कि अब मैं इस मैटर में अब कोई बात भी नहीं करूँगी। शायद यह मेरी ही गलतफहमी थी, मेरी कुछ ज़्यादा ही मैं सोच रही थी। अब मैं फिर से घर के कामों में बिजी हो चुकी थी। विवेक और मेरे रिश्ते में थोड़ी सी दूरियां भी बढ़ गई थी, लेकिन मैंने सोचा था कि जब वह काम से वापस आएंगे तो मैं उन्हें मना ही लूँगी। लेकिन मुझे यह नहीं पता था विवेक अब वापस नहीं आएंगे। मेरे देवर को उन्होंने कॉल करके यह बात बताई कि मैं कुछ काम के सिलसिले से वापस बाहर जा रहा हूँ और एक हफ्ते के बाद लौटूंगा। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। विवेक ने एक बार मुझसे फ़ोन पर बात भी नहीं की थी। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, जब मैं वापस आएंगे तब मैं उनसे अच्छे से बात करूँगी और उन्हें मना भी लूँगी और यकीनन वह ज़्यादा देर मुझसे गुस्सा भी नहीं रह पाएंगे। यही सोचकर अब मैं रोज़ देवर की सेवा किया करती थी और घर के काम काजों में भी बिजी हो चुकी थी। गर्मियों का दिन था तो मुझे एक दिन गर्मी ज़्यादा लगने लगी। इसी वजह से देवर की कमरे की सफाई करते हुए मैंने फिर से अपना दुपट्टा उतार कर साइड पर रख दिया। लेकिन तभी देवर न जाने मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया और फिर मेरे हाथों को पकड़ लिया। देवर की इस तरह पकड़ने से मैं बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी। तभी देवर कहने लगा कि भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैं देख नहीं सकता ना, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर खड़ी हैं। मैं भी देवर की बातों को ना जवाब देते हुए चुपचाप उसके कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ गई थी और फिर मन ही मन सोचने लगी थी। अब मुझे देवर की हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। मुझे इतना तो अंदाज़ा हो चुका था कि देवर अच्छे से देख सकता है, लेकिन जो वह हरकत कर रहा था वो कोई अंधा इंसान बिल्कुल भी नहीं कर सकता। देवर की नीयत मुझे खराब सी लगने लगी थी, लेकिन फिर मुझे एक तरफ डर भी हो रहा था। अगर मैं अपने पति को इस बात के बारे में बताऊंगी तो वह शायद मेरे रिश्ता भी टूट सकता है, क्योंकि ऐसे ही मेरे पति मुझसे बहुत नाराज़ है
और अब उन्होंने तो मुझे फ़ोन पर बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा। अब मैं बहुत ही ज़्यादा दुविधा में फंस चुकी थी। इसी तरह दिन भी बीत रहे थे और मेरी परेशानियां भी बढ़ती ही जा रही थी। देवर अब रोज ही बहाने से मुझे छूने की कोशिश करता और तो कभी जानबूझकर मेरे कमरे में आकर बैठ जाता। और जब मैं नहाने जाती थी, इन सब से मैं बहुत परेशान होने लगी थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे यह राज जानना है कि देवर अंधा है या नहीं। इसी बात का फैसला करने के लिए मैं जब नहाने जाने वाली थी, तभी मैंने अपने कमरे के बाहर तेल गिराकर रख दिया। अगर देवर इस तेल को पार करके आता है तो इसका मतलब वह देख सकता है। अगर गिर गया तो मैं गलत मानी जाऊंगी। मैंने तुरंत दरवाजे पर तेल गिराकर नहाने के लिए चली गई और कुछ देर बाद देवर फिर से मेरे कमरे में आ गया था। जब मैंने छुप कर उसे देखा तो मैं यह देखकर हैरान रह गई कि देवर उस तेल को बड़े ही आसान तरीके से पार करके आ रहा था, यानी कि वह अच्छे से देख सकता था। अब मेरा शक सही निकला था। अब बस मुझे देवर को रंगे हाथ पकड़ना था। मैंने एक आइडिया निकाला। कल विवेक घर आने वाले थे और इससे पहले मुझे सबूत हाथ में रखना था। मैंने रात को एक बहुत ही सुंदर सी नाइटी पहनी हुई थी। देवर को खाना खिलाने के लिए गई, तब वो मुझे देखकर खड़ा हो गया। उसके अंदर के जज्बात तब उठने लगे थे। खाना खाते वह बस मुझे गहरी आंखों से देखते ही जा रहा था। जब मैंने उसके कमरे से निकलकर अपने कमरे में वापस आकर लेट गई तो ठीक रात के 12 बजे देवर मेरे कमरे में आया और आते ही उसने दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। देवर को देखकर मैंने उसे कहा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं देवर जी? तो वह कहने लगा, भाभी आप तो दिन ब दिन इतनी खूबसूरत होती जा रही हैं कि अब मुझसे रहा बिल्कुल भी नहीं जा रहा। मैंने कहा, अगर आपके भाई को यह बात पता चल गई तो आपके लिए बहुत ही बुरा होगा। तब वह मुझे धमकाने लगा, कहने लगा, अगर तुमने मेरे भाई को कुछ भी बताने की कोशिश की तो तुम भाई खुद तुम्हें डिवोर्स दे देंगे और इस घर से तुम निकाली जाओगी, क्योंकि वह अपने भाई के खिलाफ एक बात नहीं सुनेंगे और इस बारे में तुम्हें अच्छे से पता होगा ही। मुझे पता था कि यही होने वाला है। इसी वजह से मैंने प्लान के मुताबिक साइड टेबल पर एक छुपकर कैमरा सा लगा कर रख दिया था, जो कि हमारी बातों को अच्छे से रिकॉर्ड कर रहा था। फिर मैं बहाने से देवर के करीब आ गई और उसके करीब आकर उसे बहाने से कहने लगी कि मैं भी तो कई दिनों से यही चाहती थी। आपका विवेक भाई में तो दम ही नहीं है। वह तो दिखने में भी इतना हैंडसम नहीं है जितने कि तुम हो। मैं तो आपको देखकर मनमोहित हो चुकी थी, लेकिन मैं यह नहीं कर सकती थी क्योंकि रिश्ते की लिहाज की वजह से मैं हमेशा पीछे रहा करती थी। मैं अपने देवर को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रही थी। फिर मैंने कहा कि यह सब करने से पहले हमें आधा गिलास दूध पी लेना चाहिए ताकि हम दोनों में इतनी ताकत आ सके। देवर भी मेरी बातों में आ चुका था। फिर वह तुरंत दूध का गिलास पीने लगा। मैंने दूध के गिलास में पहले से ही नींद की दवा मिलाकर रख दी थी, जिसे पीने के तुरंत 1 मिनट के बाद ही देवर गहरी नींद में चला गया। अब मुझे बेसब्री से मेरे पति का इंतज़ार था। जब सुबह मेरे पति घर के अंदर दाखिल हुए तो मैंने आते ही उन्हें यह सारी बात बताई, लेकिन फिर से उन्हें मेरी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा था। वह फिर से मुझ पर गुस्सा करने लगे थे और कहने लगे थे कि इस बार मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। तभी मैंने मजबूरन उन्हें वह वीडियो दिखानी पड़ी, जिसे देखकर उनके माथे पर गुस्सा आने लगा। फिर मैंने उन्हें समझाते हुए कहा कि मुझे लगता है सुनील की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसी वजह से वह यह सब हरकतें कर रहा है। फिर हमने दूसरे दिन सुनील को एक बहुत ही बड़े से डॉक्टर के पास दिखाया और उन्होंने सुनील के कुछ टेस्ट भी किए, जिससे कुछ ही दिनों में यह साबित हो गया कि सुनील दिमागी मरीज है और जल्द से जल्द उसका इलाज किया जाए, नहीं तो उसे आगे जाकर और भी परेशानी हो सकती है। जब विवेक को यह सारी बातों का पता चला तो वह बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुके थे। वह रोते हुए मुझे कहने लगे कि माँ बाप जिंदा होते तो शायद मुझे यह दिन ना देखना पड़ता। और फिर विवेक ने मेरे आगे हाथ जोड़कर मुझसे कहने लगे कि मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं किया। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाता तो उसका जिम्मेदार मैं ही रहता। मैं तुम्हारे माँ बाप को क्या मुंह दिखाता। तुमने कई बार सुनील के बारे में मुझे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं हर बार तुम्हारी बातों को नज़रअंदाज कर दिया, बल्कि उल्टा ही तुमसे दूरी बनाकर भी रहने लगा। अगर उस रात तुम उस नींद की दवा उसे ना देती तो शायद तुम्हारे साथ भी गलत कर सकता था, और तब मैं तुम्हारे माता पिता को क्या जवाब देता। मैं तो ये सब का कसूरवाद हूँ। यह कहते हुए विवेक खूब जोरों से रोने लगे।
विवेक को देखकर मेरी आंखों से भी आंसू आ चुके थे। मैं विवेक से बहुत ही मोहब्बत करती थी। मैं विवेक को समझाने की कोशिश करने लगी कि अभी हालात बिगड़े नहीं हैं, हमें जल्द से जल्द सुनील का इलाज करवाना चाहिए। फिर पूरे 2 साल तक सुनील को अस्पताल में रखा गया और वहीं उसका इलाज भी शुरू हुआ था। इसी दौरान मैंने एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म भी दिया था। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। सो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।